एंड वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, ये जो है एग्ज़ाम स्पेशल जो सीरीज़ है, ये आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगा। आप सभी के लिए हर एक छोटी से बड़ी जो है, जो भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ केवल हिंदी का नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट्स के होंगे। तो आप सब ज़रूर देखना। मैं हर दिन कोई ना कोई क्लास लेकर आऊँगी जो कि बहुत शॉर्ट वीडियोज़ होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि मैं इसमें हर एक छोटी सी बड़ी चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी। मैराथन हो ही चुका है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी चीज़ बस आपसे मांगती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा मुझे कोई और कुछ नहीं चाहिए, बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि विकास में, डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती। कैसे आपको पता चलेगा कि ये हमारे विकास में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड है। तो देखिए, इसमें पहला लिखा है कि अधिगम तथा अनुभव के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे कि अधिगम हो गया, कोई चीज़ आप सीख रहे हो, ठीक है, और उसमें अनुभव भी होता ही है ना। आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो उसके दौरान हमको अनुभव भी होता ही जाता है। तो क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक आयु होना चाहिए? ये तो कभी भी हो सकता है ना, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा देखिए कि विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभव का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यस, जैसे कोई स्पेसिफिक पीरियड होता है, जैसा कि हमारा बचपन का जो भी समय होता है, उस दौरान कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारे लर्निंग पे। सपोज दैट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपने कुछ अच्छा अचीव किया होगा तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। नेगेटिव में कि कुछ ऐसी चीज़ें घट जाती हैं जो हमें कभी भूलती नहीं है और वो हमारे सीखने पर बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट छोड़कर चले जाते हैं। तो ये तो एकदम सही लिखा है। तीसरा लिखा है कि अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभव का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। मतलब ये चीज़, इसने इस चीज़ पे पता है, ये चुनौतीपूर्ण लाकर गलत कर दिया है कि कुछ चैलेंजिंग जो चीज़ें होंगी ना, वही आपके डेवलपमेंट पे जो है गहरा प्रभाव डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। फोर देखिए, अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब अधिगम तथा विकास के लिए एक्सपीरियंस के कंपेयर में बोल रहा है, अनुभव की अपेक्षा जो है ये अवधि ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं है, अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। समझ गए होंगे आप, पूरा अच्छे से एकदम पोस्टमार्टम करके समझेंगे हर एक क्वेश्चंस को। अब ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं। अब देखो, सारे क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, आपको पता है। सीटेड का मतलब ही है कि रिपीटेड ही होते हैं। इतने क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं ना, बस ऑप्शन बदल देगा, लैंग्वेज बदल देगा, बट सेंस वही रहता है। तो माँ है, ठीक है, वो बच्चे को दुलार में कुछ बोल रही है, उसकी भाषा को आप क्या कहेंगे? आप बताइए। क्या बबलाना कहेंगे? अनुकरण के माध्यम से अधिगम, अनुकरण मतलब इमिटेशन के माध्यम से अधिगम। वो इतना छोटा सा बच्चा है, आप उसको थोड़ी ना अधिगम ऐसे अनुकरण के माध्यम से कराने लगेंगे। या फिर फोर देखिए, सक्रिय अनुकूलन ये कराएंगे। या थर्ड देखिए, बाल निर्देशित वाचन। देखिए, सक्रिय अनुकूलन हो गया, मतलब एक्टिव अनुकूलन एडॉप्टेशन के माध्यम से। ये सारी चीज़ें हम पहले नहीं कराते हैं। अगर कोई माँ है, वो शिशु को कोई दुलार की भाषा बोल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो एक ही भाषा होती है और वो होती है बाल निर्देशित वाचन, जो कि आप बच्चे को निर्देश देने के लिए यूज करते हैं। बच्चे से बात करने के लिए, बच्चे को बोलने के लिए, उसको दुलार करने के लिए आप हमेशा कैसा बात करेंगे? कौन सी चीज़ें यूज करेंगे? बाल निर्देशित वाचन इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, लिखा है कि भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी काबुली वाला की कहानी पढ़ते हैं। काबुली वाला की कोई कहानी पढ़ रहे होंगे। बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। चित्रों में वर्णित या दो दृश्यों का कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है। शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब ये तो बहुत ईजी है। सबसे पहले एक बात याद रखो कि वो लैंग्वेज की क्लास है जिसमें काबुली वाला की कहानी पढ़ रहे हैं। बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्य जो है ना, कुछ आता है ना कि कुछ इसमें से लाइन आपको क्या करना है, उसी से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। अब चित्रों में कुछ वर्णन होगा, कुछ दो दृश्यों का क्या करना होगा, कुछ शिक्षार्थी क्या करेंगे, उसका अभिनय करेंगे। अभिनय का मतलब नाटक वगैरह करेंगे। तो शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं। तो शिक्षार्थी क्या करते हैं? जो अभिनय किए गए जो दृश्य हैं उसको देख रहे हैं। तो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो
ये कौन सी प्रक्रिया है? ऑब्जर्व ही तो कर रहे हैं ना, अवलोकन। अवलोकन का मतलब ही होता है देखना, ऑब्जर्व करना। ये हो गया हमारा राइट। देखिए संदर्भीकरण नहीं होगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ये, बच्चा जो है बस अभिनय को देख रहा है। संज्ञानात्मक उपागम कॉग्निटिव का भी कोई लेन देन नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई सहयोग हो रहा है। आपने पढ़ ही लिया है ना पूरा क्वेश्चन, अवलोकन हो रहा है बस। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखिए लिखा है कि वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में, कोई स्पेसिफिक कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? क्या इसका आंसर निपुणता होगा, या फिर उत्पादक होगा, व्यक्तिपरक, या फिर वस्तुनिष्ठ? आप खुद सोचिए इसमें क्या लिखा है कि किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में हो रहा है। आप बच्चों का मापन कर रहे हैं, विद्यार्थियों के बच्चे ने क्या क्या अचीव किया है, क्योंकि उससे क्या होगा, जिसमें वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। तो सबसे बेहतर प्रदर्शन बच्चों को किस में करने की ज़रूरत होगी? निपुणता परीक्षण में, इसी में तो होगा ना, यही तो होगा एक विशिष्ट कार्य। निपुणता का मतलब कि आप किसी चीज़ में मास्टरी कर ले रहे हो या फिर बहुत निपुण हो जा रहे हो। एक होता है ना हमारा हर एक सब्जेक्ट, आप जैसे सीडीपी हो गया, हिंदी होगा, तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आप बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहे होंगे, निपुण होंगे, उसे ही बोलते हैं। तो ये होता है निपुणता परीक्षण। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। उत्पादक नहीं होगा, उत्पादक का मतलब कुछ प्रोड्यूस करना होता है। व्यक्तिपरक, इंडिविजुअल भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विद्यार्थियों की बात हो रही है। और ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन तो है नहीं कि वस्तुनिष्ठ जो है वो परीक्षण होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए लिखा है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के पठन और बोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा। मतलब प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उसको के विद्यार्थी को पठन अवबोधन का मतलब क्या होता है? अवबोधन का मतलब समझ, पढ़ने की जो समझ है उसका मूल्यांकन करने के लिए, आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, उसका मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा। अब वो क्या कहा है? पहला देखो कि कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ, ये होगा। या फिर कहानी के पात्रों में से किसी एक के आधार पर दैनिंदिनी बनाओ, या फिर पहचाने गए शब्दों के समूह का स्वयं प्रयोग करो, या फिर विषय के लाभ तथा हानि पर चर्चा करो। अब इसका क्या हो सकता है आप बताइए। अब खुद आप सोचिए कि पठन अवबोधन है, पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करना है, ठीक है। आप अपने टीचर हो, वहाँ पर आपको पठन अवबोधन, एक टेक्स्ट बुक है, कोई भी चैप्टर ले लो, कहानी ले लो, उसकी समझ का मूल्यांकन करना है। तो आप क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे ना कि तुम इसको अपने भाषा में सुनाओ, क्योंकि जब तक बच्चे जो हैं इसको अपने शब्दों में नहीं सुनाएंगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि बच्चे ने उस पाठ से कितना सीखा है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इस पूरी कहानी में जो जो तुम्हें लगता है कि मुख्य पॉइंट्स है वो सुनाओ, यही सबसे बेस्ट होता है। पठन अवबोधन, कहीं भी पठन अवबोधन आए तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। बाकी की ये 3 चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है। आप हिंदी जानते हैं, आपको इंग्लिश सीखना है, उसके लिए आपको कौन सी ज़रूरत होगी? मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। दूसरा लिखा है कि मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। मैंने तो हमेशा बताया कि टारगेट लैंग्वेज में आपकी मातृभाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए मदर टंग, एकदम गलत है। शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये भी गलत है कि कोई अगर हिंदी बोल सकता है, उसकी मदर टंग है, तो उसे हिंदी में नहीं, हमेशा इंग्लिश में बात करना चाहिए, एकदम गलत। आप कोई भी नई भाषा सीखोगे ना, चाहे आपको इंग्लिश सीखना है, गुजराती सीखना है, मराठी सीखना है, उसमें आपका मदर टंग जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं। अब ये ग्राह्य कौशल क्या होता है? देखिए आपको ये तो पता है ना, LSRW, ये याद रखना। लिसनिंग, ये स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये क्रम पूछता है कि कोई भी चीज़ आप भाषा सीख रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे आप इंग्लिश सीखना है, आपको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा, लिसनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद से आप स्पीकिंग करेंगे, देन आप रीडिंग करेंगे, देन राइटिंग करेंगे। ये क्रम पूछता है, कई बार पूछा है। तो इसमें भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं, ये चीज़ पूछ रहा है। तो किसे कहते हैं, चलो देखते हैं। देखो आप कोई भी चीज़ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होता है? ग्राह्य कौशल होता है। बट आप कोई चीज़ लिख दे रहे हो,
जैसे कि आप कोई चीज़ लिख दे रहे हो या फिर कोई चीज़ बोल रहे हो, वो क्या होता है, प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपने कोई चीज़ आपके मन में कोई थॉट्स था, आपने उसको कॉपी पर लिख दिया, आपके मन में कोई विचार था, आपने उसको बोल दिया, तो वो प्रोड्यूस होता है, उत्पादक कौशल होते हैं। बट आप ग्रहण कर रहे हो अपने अंदर, जैसे कि मैं अभी ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं, श्रवण, सुनकर क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण का मतलब अंदर जो है अर्जित कर रहे हो, ठीक है। पठन कौशल भी क्या होता है कि आप अभी बाद में क्या करोगे, कोई चैप्टर उठाओगे, उसको पढ़ोगे, तो वो आपके अंदर जाएगा, आपके दिमाग में जाएगा, मतलब वो ग्राह्य करोगे, आप ग्रहण करोगे, समझ गए होंगे ना आप। तो उसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो, अंदर उतार रहे हो, तो उसको बोलते हैं श्रवण तथा पठन कौशल। और कोई चीज़ आपने जो है प्रोड्यूस कर दिया, उसे बोलते हैं उत्पादक कौशल। जैसा कि आप बोल दीजिए, लिख दीजिए, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2, समझ गए होंगे आप। चलिए, जैसे ये रहा, वाचन तथा लेखन कौशल ग्राह्य कौशल नहीं होता है, याद रखना, उत्पादक कौशल होता है ये। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि कौन सा जो है वो दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है, और कई बार पूछा हुआ है। देखिए, दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है कि कोई चीज़ आप दिखाकर बच्चों को सिखा सकें, है ना। और इसमें नहीं पूछा है कि कोई चीज़ अगर आपके सामने नहीं दिखाई देगी, वो केवल सुनाई देगी, तो क्या वो दृश्य सामग्री होगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स वगैरह हैं, ये तो ऑफकोर्स बच्चे सामने देख के सीखेंगे। रेडियो है, जहाँ से रेडियो पे न्यूज़ वगैरह सुनाई दे रही है, ये तो सुनने वाली चीज़ें हैं ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता दृश्य। संदर्भ पुस्तकें, आप कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बुक्स निकाल रहे हो, वो भी दृश्य है। चित्रात्मक चार्ट, चित्र वाला जो चार्ट नहीं होता है जिसपे एप्पल्स के बने होते हैं, कबूतर बना होता है, जैसे क ख ग घ ABCD, ये सारे क्या होते हैं? दृश्य शिक्षण, ये TLM होते हैं, दृश्य शिक्षण। विजुअल एड्स होते हैं, ये हमारा ऑडियो एड्स है, रेडियो प्रसारण, ठीक है। नहीं पूछा है तो यही हो जाएगा राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण के रूप में अनुशंसा नहीं की गई है। किसकी अनुशंसा नहीं की गई है, ये आपको बताना है। तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि व्यक्ति विशेष की अधिगम संबंधी कमियों को पहचानना और निदान सुझाना, जिनके आधार पर उपचारात्मक निर्देश दिए जा सकें। तो यस, उपचारात्मक में तो यही होता है ना कि आपको कमियों को पहचान कर आपको उपचार देना है, आपको निर्देश देना है, ये तो मैंने कई बार बताया। दूसरा देखिए, अध्यापक समस्याओं को संबोधित करने और दूर करने के लिए व्यवहारिक उपचारात्मक समाधान ढूंढते हैं। ऑफकोर्स कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, अगर जैसे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, तो मैं क्या करूँगी, उसको संबोधित करूँगी, दूर करने के लिए क्या करूँगी, बहुत तरीके जो है ढूंढूंगी कि आप जो है अच्छे से समझ सकें। तीसरा, विद्यार्थी की गलतियों का विश्लेषण करके, ये भी वही चीज़ लिखा है कि बच्चे की गलतियों को एनालिसिस करो, देन जैसी चीज़ें उनको जो है देनी चाहिए, आपको उपचार देना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग, वो आपको करना चाहिए। 4 देखिए, नवीन पाठन तथा शिक्षण विधियों को लागू करने के लिए उच्च अधिगम रणनीतियों को लागू करना। ये एकदम अलग हट के बता दिया इसमें, इसे उपचारात्मक शिक्षण नहीं बोलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ही यही होता है कि आप जो है बच्चे की जो आपने कठिनाई का पता लगाया है, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप समाधान ढूंढिए, उसको दूर करने के लिए बच्चों को आप उपाय बताइए। तो ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट है। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है 145। देखिए इसमें लिखा है कि कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती है, सब्जेक्ट के बारे में, तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों का जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहती है। तो कक्षा में आखिर में शिक्षक करा क्या रही है बच्चों से, आप बताइए। जैसे कि मुझे कोई टॉपिक्स आपको बताना है, तो मैं ये बोलूँगी ना कि उसको लिखने से पहले ही मैं आपको क्या करूँगी, उस टॉपिक से संबंधित जो भी विचार होंगे उसको जल्दी से बोलूँगी, आप सोचिए तथा उसको नोट करिए। इसका मतलब मैं आपसे आपके दिमाग पर जो है जोर डालने के लिए कह रही हूँ कि आप खुद सोचिए आखिर में क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो आप क्या करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, आप मानस मंथन करोगे, आप सोचोगे, क्रिटिकल थिंकिंग लगाओगे, क्योंकि मैं क्या करा रही हूँ, खुद नहीं कर रही हूँ, आपसे करा रही हूँ कि आप सोचिए, और जहाँ पर आप सोचेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 3। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है। संज्ञानात्मक अधिगम का मतलब कॉग्निटिव, जो कि आपके दिमाग से रिलेटेड होता है। तो ये इसमें किसको स्वीकृति देता है, स्वीकृति मतलब किसको मंजूरी देता है, ये आपको बताना है। तो चलो पढ़ते हैं। मनुष्य जो है भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत चीज़ इसमें लिखा हुआ है।
और दूसरा है कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा हैं। अब एक चीज़ याद रखो कि संज्ञानात्मक अधिगम की बात हो रही है, बट ये पॉजिटिव वर्ड आ जाता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि त्रुटियां तो अधिगम का ही हिस्सा होती है ना, ये तो आपको पता ही है। तो बहुत से लोग इसे ही टिक कर देंगे, लेकिन हमें और नीचे जाना है। भाषा जो है वो आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, या फिर 4 भाषा विवेचन तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ भी गलत लगेगा ही नहीं। जैसे कि अभी पहला वाला है कि मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, तो ये भी सही ही है अपने आप में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया ना कि नहीं ये बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी गलती हो गई थी। देखो ये चीज़ इसलिए सही है क्योंकि आप जब जन्म लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल बोलते ही नहीं हैं, आवाज़ तो निकलती है, आप रोते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं। हाँ ये है कि एक लैंग्वेज फॉर्म नहीं हो पाता है, बट भाषा यंत्र तो होता ही है। गलती तो करते ही हैं और वो हम करनी भी चाहिए, तभी तो लर्निंग होती है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। ये जो संज्ञानात्मक अधिगम है ना, ये इसको स्वीकृति देता है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो आप आदत निर्माण से सीख लेंगे। जैसे कि अगर आपको अभी उर्दू नहीं आती है, आपको मराठी सीखनी है, गुजराती सीखनी है, तो हर दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, आदत में आ जाएगी आपके, आप आराम से कर लेंगे। अभी जैसे आप हिंदी जो है हर दिन आपकी आदत में है, सुबह शाम उठते बैठते हिंदी में बात करते हो। अभी कुछ दिनों बाद आप इंग्लिश को अपने रूटीन में लेकर आओ, वो आपकी आदत बन जाएगी, आप आराम से सीख लेंगे। तो ये हो गया राइट। भाषा विवेचन तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है, ये भी आपको लगेगा सही है, बट सबसे बेस्ट हमको कॉग्निटिव के साथ यही जाना है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। तो भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? आपने कभी सोचा इस बारे में कि आप चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, उर्दू, संस्कृति, उसका सच में एक अद्वितीय ध्वनि होता है, एक अलग होता है ध्वनि, उसकी जो साउंड होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो वोकैबलरी होती है। अब गुजराती हिंदी की वोकैबलरी तो अलग ही होगी, मराठी हो चाहे संस्कृत हो तो अलग होती है। ये भाषा की विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? कि भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रजाति विशेष है। अब देखो इन 3 ऑप्शंस में बहुत कन्फ्यूजन होगा, बट याद रखो हमें जो भाषा है ना, जो लैंग्वेज है वो क्या है? एक व्यवस्था है। व्यवस्था इन द सेंस कि हर लैंग्वेज को बोलने के लिए कुछ चीज़ें आपने देखा होगा। संस्कृत को अगर आपको पढ़ना है तो उसकी कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। गुजराती अगर आप सीखने जाएंगे तो गुजराती के पहले सबसे पहले आपको वर्णमाला वगैरह देखना होगा कि उसमें क को कैसे लिखा गया है। तो वो सब क्या है? अपने आप में एक अद्वितीय है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी वोकैबलरी सब अलग होती है। ये क्या होती है? वो अरेंज किए जाते हैं ऐसे ही। तो भाषा क्या है? एक व्यवस्था है। चलिए अगले पे। भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? भाषा प्रवाह किसे बोलते हैं? आप एक लय में, एक प्रवाह में बोलते चले जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्या वो शुद्ध वर्तनी लिखना होता है? आप कोई चीज़, भाषा प्रवाह का मतलब कि आप कोई चीज़ एकदम लय में, एकदम उसी थ्रो में आप बोले जा रहे हो, तो उसमें शुद्ध वर्तनी से कोई मतलब नहीं होता इसका। अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, क्या इसे कहते हैं भाषा प्रवाह? व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करो, नियम जो है ये तो होगा ही नहीं। 4 देखो, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। एक चीज़ याद रखो, आप जैसे कि हिंदी में कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं हिंदी में अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस को क्या बोलते हैं? सहज। तो आप कोई भी सहज गति के साथ, एकदम आराम से, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके साथ पढ़ रहे हो, वाचन कर रहे हो, लिख रहे हो, उसी को बोलते हैं भाषा प्रवाह, जिसमें कोई कठिनाई आपको महसूस ही ना हो। जैसे अभी इंग्लिश वाले इंटरव्यू में पूछा भी जाता है तो वो खुद बोलते हैं कि मैं इसमें उतना सहज महसूस नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ इस लैंग्वेज में। इसका मतलब वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे ना उस लैंग्वेज में। तो भाषा प्रवाह उसे ही बोलते हैं जिसमें आप एक लय में बिना कठिनाई महसूस किए आप आराम से पढ़ लीजिए, बोल लीजिए, लिख लीजिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और चलो एक क्वेश्चन बस बाकी है अब हमारा। अब ये देखिए, विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? आप एक टीचर हो, आपके बच्चे को क्या करना है? असेसमेंट करना है, तो आप उसका तुलना किससे करोगे? किसी अन्य बच्चों के साथ तो कभी नहीं करोगे। मैंने हमेशा बताया, इससे बच्चे को क्या होता है? शर्म महसूस होने लगता है। कोई बच्चा बहुत अच्छे से सीख रहा है, तेज है, एकदम क्लास में टॉपर है, उसके साथ भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। अब ये भी नहीं कि आप धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ करो, क्योंकि यहाँ पर भी डिमोटिवेशन आएगा कि आप एक धीमी गति के बच्चों के साथ कर रहे हो। अधिगम के आपको सिंपली एक चीज़ करनी है कि आपने बच्चे को जो चीज़ आज सिखाई है, 10 दिन पहले आपने जो बच्चे को सिखाया है, आपको हमेशा उसके पिछले स्तर से आपको बच्चे का तुलना करना है कि 10 दिन पहले बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा था और आज कहाँ पर है। क्या उस 10 दिन के बीच में उसने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है? तो आप इससे अपनी जो टीचिंग लर्निंग है उसमें आप मॉडिफाई करेंगे। तो हो गया ऑप्शन नंबर 4।
और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना आप लोग, बहुत मेहनत लगती है। बस एक छोटी सी चीज़ मांग रही हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप में से देखते तो 2 से 3 हज़ार लोग हैं, बट केवल 100-200 लोग ही सब लाइक करते हैं। देखिए, लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है। आप कोई चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो उसमें क्या क्रम होना चाहिए, बस ये क्रम याद रखना, बाकी सारी चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले याद रखो, कोई भी चीज़ आप जो है लिखते हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप सबसे पहले करते हैं। क्या करते हैं आप? मानस मंथन करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं। बिना कुछ सोचे तो आप लिख नहीं लोगे ना, ऐसे कॉपी करने के लिए थोड़ी ना मैं कह रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, मानस मंथन करते हो। उसके बाद से आप उसका प्रारूपण तैयार करते हो कि आपको क्या चीज़ें कैसे लिखनी है। समझ गए? तो मानस मंथन पहले होगा, उसके बाद से प्रारूपण। देन आप क्या करते हो? उस चीज़ को दोहराते हो। दोहराने का कि जो जो चीज़ें आपको लिखनी होती है तो आप 1 से 2 बार क्रॉस चेकिंग करते ही हैं, दोहराना। और सबसे लास्ट में आप क्या कर देते हो? संपादन, एकदम कंप्लीट। तो ये इसका क्रम है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है, इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको बार बार कराऊंगी कि आपको एकदम आपके जहन में उतर जाए, एकदम याद हो जाए आपको, ठीक है। तो क्लास चैनल से जुड़े रहो, सीटेट बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।